हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन बेचारा सदमे में चला गया और एक झटके में हैरान होते हुए, यह क्या किया तुमने बच्चे? उस आफत के दुकान को उसका पासपोर्ट दे दिया? अरे रे रे, अब तो सब गड़बड़ हो गई। ओहो अर्जुन जी, क्या हुआ? आप इस तरह ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? और क्या गड़बड़ हो गई, बताइए तो। तुम गड़बड़ की बात कर रही हो बेबी? अरे वह पागल आदमी अपना पासपोर्ट ले गया है। इसका मतलब है इंडिया से भागने की तैयारी कर रहा है। और तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से उसका पासपोर्ट हासिल किया था ताकि वह मेरी मर्जी के बिना इंडिया से बाहर ना जा सके। लेकिन तुमने उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए। अब देखो वह तुरंत अनु के पास जाएगा और हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वह उसकी बीवी है। और एक बात बताइए आप कि तभी अर्जुन परेशान होते हुए, बेबी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया तो महक का मुंह बन गया। बस यूं ही बेचारे कबीर के पीछे पड़े रहते हैं। पता नहीं इन दोनों जीजा साले की लड़ाई कब खत्म होगी। उफ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन बजाज जो कि अपनी कार में बैठा था, अपना माथा पीटते हुए बोला, कबीर कपूर तुम बहुत चालाक हो। मुझे तो पहले ही मालूम था। तुम जैसे छिछोरे लुच्चे लफंगे पर भरोसा करना मेरी बेवकूफ़ी है। इसीलिए तुम्हारे हिंदुस्तान आते ही मैंने तुम्हारा पासपोर्ट छीन लिया था ताकि तुम पहले यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करो और फिर कहीं जाना हो तो जाओ। मुझे मालूम था अनु से तुम्हें 24 घंटे से ज़्यादा दूर रखना इम्पॉसिबल है और बिना पासपोर्ट के तुम जा नहीं सकते। लेकिन तुमने यहाँ भी मेरी बीवी की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ और जल्दी एयरपोर्ट की तरफ ले चलो। मुझे पक्का यकीन है वह बदमाश मुझे वही मिलेगा। यहाँ एक तरफ अर्जुन परेशान था तो वहीं दूसरी तरफ कबीर अपने होठों पर एक बड़ी सी शरारत भरी मुस्कान लेकर अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका था, जहां उसका असिस्टेंट कुणाल पहले से ही उसकी टिकट अरेंज करवा चुका था। हाँ कुणाल, मेरी टिकट। सर, हमारा आदमी पहुंच चुका है, उसके पास ही आपकी टिकट मौजूद है। तुम्हारा आदमी? तुम्हारा आदमी? हाँ मिल गया। थैंक यू कुणाल। यू वेलकम सर। आपकी फ़्लाइट अगले 35 मिनट में है। इतना कहकर कुणाल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब कबीर अपने लिए एक कोल्ड कॉफ़ी लेता है और रेस्ट एरिया में बैठकर टाइम पास करने लगा कि तभी डॉक्टर अर्जुन बजाज तेज़ी से एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए जल्दी जल्दी कबीर को ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत काउंटर पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट? जी 15 मिनट में उड़ने वाली है। और बस यह सुनना था कि अर्जुन जल्दी जल्दी अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए बेचैनी में बोले, इसका मतलब मुझे जल्दी ही उसे पकड़ना होगा। अर्जुन अभी कबीर को ढूंढ ही रहे थे कि तभी अचानक उनके कानों में किसी की आवाज़ गई, ओ हेलो बड़े भैया, मुझे ढूंढ रहे हैं। और इतना सुनना था तो अर्जुन की नज़र सामने एलिवेटर पर गई, जहाँ कबीर अपने हाथ में लगेज लिए, चेहरे पर शरारती मुस्कान और हाथों में प्लेन की टिकट के साथ एयरपोर्ट अर्जुन बजाज को दूर से शो कर रहा था, जिसे देखते ही अर्जुन गुस्से से दांत पीसते हुए, कबीर कपूर तुम्हें तो मैं, तुम रुको अभी। अर्जुन बजाज तेजी से कबीर की तरफ भागे तो कबीर खिलखिलाकर हंसते हुए उन्हें लगभग चिढ़ाने के लिए जल्दी जल्दी अपना लगेज लेकर आगे भागा। और कुछ ही देर में वह दोनों गिलास के एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़े थे, जो कुछ इस तरह से ओपन होता था कि एक बार में अगर एक आदमी वहां से निकले तो दरवाज़ा जब तक पूरी तरह क्लोज ना हो दूसरे दरवाजे का पार्टीशन खुलता ही नहीं था। बस फिर क्या, कबीर कभी इधर से निकलता तो कभी उधर से, और अर्जुन बजाज उसे पकड़ने के लिए कभी इधर भागते तो कभी उधर, और दूसरे से मुंह बनाकर बोले, कबीर कपूर खबरदार, जो यहाँ से भागने की कोशिश की, देखो यहाँ का मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तुम इस तरह खुशी और हमारी टीम को धोखा नहीं दे सकते। वह डेविल जिंदल विला में सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हें सपोर्ट किया था, और अब तुम मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर यहाँ से फरार होना चाहते हो। कोशिश भी मत करना वरना, कहकर अर्जुन कबीर की तरफ लपके कबीर बच्चे की तरह अपने होठों पर शरारती मुस्कान लिए बोला, सॉरी बड़े भैया, आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर दिल के हाथों मजबूर हूँ।
आपको पता है न जाने कितने घंटे से माई लव मेरा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रही। इनफैक्ट हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस भी गायब हो गए हैं। मैं उसे देख भी नहीं सकता। पर खुशी की बात यह है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके आसपास आजकल एक फिरंगी घूम रहा था। मैं बस उसका ही इलाज करने जा रहा हूँ। आपको तो मालूम ही है ना, उससे बात किए बिना मेरा दिन नहीं गुजरता और उससे प्यार किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। आप टेंशन मत लो, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। बस यूं गया और यूं आया। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी अपनी बहन से बात हो तो उससे कहना कि वह मुझे ज़्यादा तरसाए नहीं और मेरे साथ कोऑपरेट करे। वह जितनी जल्दी मेरे साथ कोऑपरेट करेगी ना, इतनी जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा। आई प्रोमिस। और तब तक आप है ना द ग्रेट डॉक्टर डेविल, एशिया का नंबर 1 हार्ट सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट। तो बस अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कबीर ने इतना कहा था कि तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुन कबीर, जो अर्जुन से अपोजिट विंडो की दूसरी साइड खड़ा था, चेहरे पर शरारती मुस्कान लेकर बोला, मैं चलता हूँ बड़े भैया, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है। अब तक कबीर ने अपनी बॉडी से दरवाजे को जाम कर रखा था, जिसकी वजह से अर्जुन सिर्फ उसे देख सकता था पर उसकी तरफ आ नहीं सकता था। और जैसे ही कबीर दरवाजे से हटने को हुआ, अर्जुन बजाज गुस्से से मुंह बनाकर जैसे ही उसकी तरफ आने को हुए, कबीर शरारत से मुस्कुराते हुए, हा 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 हा, मैं जानता हूँ, मैं जैसे ही इस दरवाजे से हटूंगा आप मुझे दौड़कर पकड़ लेंगे, इसीलिए आई एम सॉरी। इतना कहकर कबीर तुरंत अपना जूता निकालकर दरवाजे के विंडो को जाम कर देता है और जल्दी से अपना लगेज लेकर वहां से भागते हुए बोला, बाय बड़े भैया। और हाँ, माफ़ करना, 2-4 दिन के लिए मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा ताकि आप मेरे स्वीट रोमांस के टाइम पर मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन आप टेंशन मत लेना, आपकी बहन की सारी शिकायत दूर कर दूंगा। ही। और बस फिर क्या, अर्जुन बजाज बेचारे गुस्से से कांच का दरवाज़ा पीटते रह गए। कबीर कपूर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब निकिता को कबीर कपूर के भागने के बारे में पता चला, उसने तो एक बार फिर अर्जुन बजाज, रुद्र एंथोनी और शिवाय की क्लास लगा दी और अब वह बेचारे अपना सर झुकाकर निकिता के डांट सुन रहे थे। रुद्र एंथोनी और शिवाय तिरछी नज़र से अर्जुन बजाज को घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि तुम्हारी वजह से ही हमें भी गालियां सुनने को मिल रही हैं। और अर्जुन बजाज बेचारे फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए बोले, देखिए मिसेस सिंघानिया, मैं जानता हूँ कबीर थोड़ा बदमाश है, पर अब जो होना था सो हो गया। लेकिन आगे क्या करना है, बेहतर होगा हम इस बारे में सोच लें। और आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, डेविल का कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लेंगे। फिलहाल मैं और हमारी टीम अपनी तरफ से रियल अक्षय जिंदल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उस इंसान का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे खुशी के नाम की सुपारी दी थी। बस एक बार वह इंसान हमारे हाथ लग जाए और खुशी की हेल्थ कंडीशन ठीक हो जाए, हम खुद डेविल को उसकी असली जगह दिखा देंगे। जगह दिखाएंगे कब? जब वह मेरी मासूम दोस्त के साथ कुछ गलत करेगा तब। आपको जरा भी अंदाजा है अर्जुन जी कि आप लोगों के इस फैसले के कारण खुशी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है? अरे वह आदमी पूरा का पूरा पागल है। ड्रैकुला के बाद मैंने अपनी जिंदगी में वही दूसरा नमूना देखा है। एक तो उसकी बात बात पर खुशी से चिपकना और मासूम बच्चे अंश को लेकर उसकी जलन लेवल किस हद तक आई है, समझ सकते हैं आप? अरे अंश को खुशी के पास देखकर वह इस तरह जला हुआ कोयला बनकर घूमता है जैसे किसी ने उसके पिछवाड़े में सूतली बम लगा दी हो। मैं कहती हूँ इस नमूने को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुझे हर पल की खुशी की सिक्योरिटी की चिंता रहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? कहकर बेचारी निकिता लगभग रोने लगी थी तो रुद्र उसे अपने सीने से लगाकर शांत कराता है कि वह लोग खुशी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इनफैक्ट वह लोग हर पल खुशी के आसपास रहे हैं और कबीर कपूर ने जो प्लानिंग पहले बताई थी उसी पर काम करें। और फिर क्या, देखते ही देखते 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया। इस दौरान अक्षत ने खुशी के करीब आने की बहुत कोशिश की, पर हर बार कोई ना कोई उन्हें डिस्टर्ब कर ही देता था। निकिता, सोना, गौरी, यहाँ तक कि रूही का 6 साल का बेटा रूहान अपनी इनोसेंट पल्टन यानी अध्रव और अंश के साथ साथ लगभग 1 महीने की बच्ची शिवाय की बेटी श्रेया के जरिए कोई ना कोई बहाना बनाकर हर पल खुशी के आसपास ही भटकते रहते थे। यह सब क्यों हो रहा है, रूहान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था।
उसे तो बस निकिता हर दिन चॉकलेट, आइसक्रीम और खिलौने का लालच देकर खुशी के आसपास घुमाती रहती थी। कभी वह खुद को बिजी दिखाकर सोना को मेडिकल चेकअप के बहाने घर से बाहर भेजकर शिवाय की पत्नी गौरी को उसकी बेटी श्रेया के साथ बिजी कर देती थी और खुशी को रूहान का होमवर्क करने में मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती। उसने रूही को खास तौर से समीर के घर पर ही रह जाने के लिए कहा था ताकि रूहान अकेला फील ना करे, इसीलिए खुशी उसे अच्छे अटेंशन दे। छोटा रूहान भी निकिता के इशारे पर हर बार खुशी के बेडरूम में घुस जाता था, कभी अंश के साथ खेलने के लिए, कभी यह कहकर कि उसे नींद नहीं आ रही, खुशी उसे लोरी गाकर सुला दे। बस मासूम खुशी उस छोटे से बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसकी हर रिक्वेस्ट को मानती थी। और यह देखकर तो अक्षत पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वह अच्छे से जानता था इस फैमिली के लोग जानबूझकर खुशी और अक्षत को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उसे इतना गुस्सा आता था कि उसे अपना गुस्सा बर्दाश्त ही नहीं होता। लेकिन वह बेचारा अपना गुस्सा निकालता तो निकाले किस पर? खुशी उसकी जान थी और इतने दिनों का ट्रामा और तकलीफ के बाद वह इतनी मुश्किल से रिकवर कर रही थी। उसने बहुत कोशिश की इस फैमिली में शामिल हुए बिना बुलाए मेहमानों को ठिकाने लगाने की, यहाँ तक कि वह बिना किसी हेसिटेशन सभी को घर से चले जाने के लिए कह चुका था। लेकिन अक्षत और खुशी के लिए अपनी वफादारी साबित करते हुए उसके भरोसेमंद लोगों ने बेशर्मी की बूटी भी ले ली थी और कानों में रुई लगा ली थी। उन्हें डेविल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो और भी बुरी तरह अपना अड्डा जमाकर जिंदल विला में ही टिक गए थे। अक्षत का पारा चाहे जितना भी हाई हो, किसी को उसकी पड़ी ही नहीं थी। ऊपर से निकिता की बातें अक्षत को पागल कर रही थी। उसे गुस्सा तो इतना था कि वह उन लोगों को हार्म कर दे, पर अफसोस वह यह भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी इस बात को समझता था कि यह सभी लोग खुशी की भलाई चाहते हैं और जब तक वह उनकी नज़रों में डेविल रहेगा, वह लोग उसे खुशी के करीब जाने नहीं देंगे और उन दोनों को दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दोपहर का वक्त अक्षत अपने ऑफिस में किसी से फ़ोन पर चिल्ला रहा था, व्हाट द हेल इज दिस? और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैंने तुम्हें कुछ लोगों की डिटेल्स निकालने के लिए कहा था। वह हर इंसान जो खुशी अक्षत जिंदल से पिछले 2 सालों में किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट रहा है, जिसके साथ भी उसने डील फाइनल की है और इसके साथ भी कैंसिल की है, उसके दोस्त और दुश्मन की हर एक डिटेल, खास तौर से वह चंद लोग जो हर पल उसके आसपास नजर आते हैं। तो अभी तक काम हुआ क्यों नहीं? अक्षत बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तो दूसरी तरफ से उस इंसान ने कुछ कहा, जिसे सुनकर अक्षत चिल्लाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, और अगर इन 2 दिनों में मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो फिर अपने भागने के लिए ज़मीन की तलाश कर लेना, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम चाहे पाताल में भी क्यों ना छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढकर अपने हाथों से गोली मारूंगा। अंडरस्टैंड? अक्षत ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर खुशी की कॉल आने लगी, जिसे देखकर अक्षत कॉल रिसीव करने ही वाला था कि तभी वह गुस्से से मुंह बनाते हुए बोला, नहीं जान, इतनी आसानी से नहीं। माना कि वह लोग तुम्हें और मुझे अलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी यह कोशिश कामयाब ना होती अगर तुम इतनी इनोसेंट ना होती। तुम्हें तो मेरे करीब आना चाहिए था ना, पर तुम नहीं आ रही। कितना तड़प रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब तड़पने की बारी तुम्हारी है। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर अक्षत के होठों पर एक डेविल स्माइल थी और उसने खुशी का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम खुद मेरे करीब आओगी जान, और खुद को मुझे ऑफर करोगी, और यह मेरा वादा है खुद से। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी अक्षत को फ़ोन लगा लगा कर परेशान हो रही थी, लेकिन अक्षत ने कॉल रिसीव ही नहीं की। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब उसका फ़ोन नहीं लगा, खुशी का दिल एक बार फिर डर के मारे कांपने लगा। उसकी सांस भारी होने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पैर कमज़ोर पड़ने लगे थे। वह एकदम से ज़मीन पर गिर गई और अपनी लड़खड़ाती जुबान में गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, अक्सू अक्सू, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वह तो कभी ऐसा नहीं करते। कहते हुए खुशी के दिमाग में एक बार फिर 2 साल पहले की यादें घूमने लगी। जिस रात अक्षत उसे छोड़कर गया था, उस रात भी उसने उसकी कॉल रिसीव नहीं की थी। खुशी घंटों उसके लौट आने का इंतजार करती रही, लेकिन अक्षत की जगह उसके पास आई तो एक बुरी खबर, अक्षत का प्लेन क्रैश हो गया और बस खुशी के शरीर से तो जैसे आत्मा ही निकल गई। दिन, हफ्ते, महीने और सालों गुजर गए,
खुशी का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इतनी तड़फ के बाद जब आज यह इंतजार खत्म हुआ था तो आज अक्षत फिर से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। खुशी को याद आया अक्षत उससे नाराज़ होकर ऑफिस गया है, क्योंकि सुबह जब अक्षत उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था उसे टाइम भी निकिता ने दोनों को डिस्टर्ब कर दिया था, और 2 साल पहले भी वह खुशी से नाराज़ होकर ही घर से निकला था। इन बातों को याद करते हुए खुशी का दिल जोरों से धड़क रहा था, और अब उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या वह फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे? क्या हुआ फिर से मुझसे नाराज़ होकर, मुझे तड़फता मरता हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी उनके बिना। खुशी जोर जोर से रोते हुए एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और बाहर की तरफ भागते हुए बोली, मैं अब आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। पिछली बार मुझसे जो गलती हुई, मैंने आपको नहीं रोका था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अक्सू को रोकना होगा। खुशी पागल की तरह तेजी से बाहर भाग रही थी। इस वक्त उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। खूबसूरत लंबे काले बाल जो खुला होने के कारण उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। बदन पर एक रेड साड़ी जिसका आंचल न जाने कहाँ कहाँ गिर रहा था। उसने अपने पैरों में स्लीपर भी नहीं पहनी थी और बस कॉरिडोर से होते हुए वह हॉल की तरफ दौड़ी। रास्ते में जितने भी सर्वेंट उससे मिल रहे थे वह सभी को साइड धकेलते हुए भागी जा रही थी। कभी सामने में आ रहे सामान को पटक रही थी। तभी सोना, जो कि दोपहर के इस वक्त सर्वेंट के द्वारा डाइनिंग टेबल पर लंच का अरेंजमेंट कर रही थी, अचानक ही खुशी को दौड़ते हुए उन सर्वेंट से टकरा गई। गरम गरम खाना फ्लोर पर गिर गया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का मौका नहीं मिला, और अचानक ही बैलेंस बिगड़ने के कारण गर्मा गर्म सूप खुशी के पैर पर गिर गया, जो देखकर सोना की आंखें हैरानी से फैल गई। खुशी दीदी, संभल कर। खुशी ने सोना की बात पर ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल उसका पैर कांच के टुकड़ों पर पड़ गया। आह की आवाज़ के साथ खुशी के कदम लड़खड़ा गए। वह गिरने को हुई, लेकिन उसने किसी तरह डाइनिंग टेबल का कॉर्नर को पकड़ लिया, और तभी दूसरी तरफ अपनी कैबिन में बैठा हुआ अक्षत एकदम से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। जान! अक्षत को अचानक अपने दिल में कुछ बेचैनी हुई। उसका हाथ अपने आप अपने सीने पर चला गया और वह गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जान किसी तकलीफ में। अक्षत ने इतना कहा ही था जब अचानक उसका ध्यान फोन पर गया और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे याद आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठा है। वह हड़बड़ाकर अपने माथे पर हाथ घुमाते हुए बोला, ओ डेविल, यह मैंने क्या किया? जान अभी अपने ड्रामा से ठीक से बाहर ही नहीं आई, और मैं उसे हासिल करने के लिए पिछली बार मेरे एक झूठ ने मुझसे लगभग मेरी जान को छीन ही लिया था, और वह आज भी रातों को इस खौफ से सो नहीं पाती कि मैं उसे दोबारा छोड़कर जाऊंगा। और मेरे इस तरह से फ़ोन ना उठाना, अगर उसने कुछ गलत समझ लिया हो तो। अक्षत हड़बड़ाकर जल्दी से खुशी के नंबर पर कॉल लगाता है, पर खुशी का फ़ोन तो कमरे में ही रिंग कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने जख्मी पैर पर ध्यान ना देते हुए खून से लथपथ पैरों के साथ ही एक बार फिर बाहर की तरफ भागी कि तभी सोना और राजीव की पत्नी गौरी, जो कि अपने 2 महीने की मासूम बच्ची को फीड करवा रही थी, झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। खुशी दीदी, संभाल कर, आप इस तरह कहाँ जा रही हैं? आपके पैरों में। इससे पहले वह लोग कुछ कहते हैं, खुशी तेजी से बाहर चली गई। उसने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। सोना, गौरी बुरी तरह घबरा गए। हे भगवान, यह खुशी दीदी को क्या हुआ? वे इस तरह बेचैनी में कहाँ भागी हैं? उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। निकिता दीदी और बाकी लोग भी घर में नहीं हैं। वह दोनों औरतें अभी परेशान हो ही रही थी कि तभी खुशी जल्दी से गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को ऑर्डर देकर बोली, ड्राइवर, जिंदल इंडस्ट्री ले चलो। खुशी के ऑर्डर को सुनते ही ड्राइवर प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करता है ताकि गाड़ियों का काफिला खुशी को फॉलो कर सके। इन सब चीज़ों को वक्त लगता था, लेकिन खुशी तो जैसे एक पल भी जाया नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह जल्दी से अपनी साइड से निकल ड्राइवर से चाबी छीनते हुए बोली, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। खुशी खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और तेजी से गाड़ी को घुमाने के लिए बैक लिया तो उसकी गाड़ी पीछे 2-4 गाड़ियों से टकराई, जो देखकर ड्राइवर घबराने लगा। वह खुशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी हर चीज़ को इग्नोर कर तेजी से गाड़ी लेकर जिंदल इंडस्ट्री की तरफ निकल गई। वह लगातार रो रही थी
उसका दिमाग लगभग पागल जैसा हो गया था। उसे ना तो कुछ नजर आ रहा था, ना ही किसी की बात सुनाई दे रही थी। वह सड़क पर तेजी से ड्राइविंग कर रही थी। उसकी गाड़ी कभी किसी चीज़ से टकराती तो कभी किसी चीज़ से। तो वहीं दूसरी तरफ अक्षत खुशी को कई बार कॉल करता है, लेकिन जब खुशी ने कॉल रिसीव नहीं किया, वह जल्दी से हॉल में मौजूद लैंडलाइन पर कॉल करता है। तो वहीं हाल में सोना घबराकर जल्दी जल्दी अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए रुद्र और निकिता को खुशी की कंडीशन के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर रुद्र और निकिता पूरी तरह हैरान थे। क्या? कब? हम अभी आते हैं। सोना ने अभी कॉल डिस्कनेक्ट किया ही था जब लैंडलाइन का फ़ोन बजने लगा। हेलो, कौन? जान कहाँ है? मेरी जान से बात करवाओ। खुशी दीदी। वह अचानक कहकर सोना ने अक्षत को बताया। पता नहीं कैसे खुशी दीदी रोते हुए पागलों की तरह विला से बाहर भागी है। पता नहीं, बार बार अक्सू अक्सू कह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा वह, और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, तभी एक ड्राइवर जल्दी से घबराए हुए सोना को इन्फॉर्म करके बोला, मैडम, वह कविन। क्या हुआ कविन को? जल्दी बताओ। मैडम, कविन गाड़ी की चाबी लेकर खुद ड्राइविंग करते हुए विला से बाहर चली गई। मैडम कुछ कीजिए, हमें उनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। उन्होंने बहुत रश ड्राइविंग किया है, बाहर पूरी तोड़ फोड़। वाट? सोना की आंखें हैरानी से फैल गई। तो वहीं दूसरी तरफ फ़ोन कॉल की दूसरी तरफ मौजूद अक्षत के हाथ से रिसीवर छूट गया। जान! अब अक्षत कुछ सेकंड के लिए तो पत्थर की मूर्ति बन गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी जान गाड़ी लेकर गई है। अक्षत का सर चकराने लगा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि उसे मालूम था उसकी जान को ड्राइविंग करना नहीं आता। इनफैक्ट अक्षत ने उसे पर्सनली सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खुशी बहुत बुरी ड्राइविंग करती थी। लाख कोशिश के बाद भी वह गाड़ी को लेफ्ट की जगह राइट ले जाती थी। इसीलिए अक्षत ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वह भूलकर भी कभी ड्राइविंग नहीं करेगी। जहाँ भी जाएगी अपने साथ ड्राइवर और सिक्योरिटी को लेकर जाएगी। इन बातों को याद करते हुए अक्षत के पैर कांपने लगे। अब उसका दिल एक बार फिर अनजान डर से घिर रहा था। खुशी सड़क पर बिना किसी सिक्योरिटी और स्टेबल मेंटल कंडीशन के, यह सोचकर ही अक्षत मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता था। और अब उसे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। वह अचानक ही जोर से धाड़कर टेबल पर अपना हाथ मारता है और घबराते हुए बोला, जान प्लीज़ कुछ गलत मत करना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना जान। अक्षत तेजी से बाहर की तरफ भागा और पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए खुद से बोला, यह मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? जान प्लीज़, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, प्लीज़ कुछ भी गलत ना हो। अक्षत अब तेजी से अपने ऑफिस के बाहर भागा और उसे देखते ही ड्राइवर जैसे ही अपनी गाड़ी में आने वाला था, अक्षत उसे चाबी लेकर खुद ही गाड़ी में बैठ गया और तेजी से वहाँ से निकल गया। ड्राइवर और सिक्योरिटी बस उसे देखते ही रह गए। अब अक्षत बार बार गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ खुद को सुरक्षित रखना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। ओ गॉड, प्लीज़ मेरी जान को सुरक्षित रखना। जहाँ एक तरफ अक्षत का दिल कांप रहा था, उसे सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह तो बस खुशी के करीब आने के लिए उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहता था। उसकी यही प्रॉब्लम थी। जब खुशी के पास आने का ऑप्शन होता था, उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता था। वह खुशी को किसी भी कीमत पर अपने करीब लाने के लिए किसी भी हालत से गुजर जाता था। उसे समझ नहीं आता था क्या सही है और क्या गलत, और आज भी उसके साथ यही हुआ था। जिंदल विला के ओवर पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव लोगों के कारण वह खुशी के करीब नहीं जा पा रहा था, और बस हमेशा की तरह उसके दिमाग की फ्यूज एक बार फिर उड़ गए थे। उसे तो खुशी को अपने लिए तरसाना और इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था। हालांकि वह बस कुछ मिनट ही खुशी को परेशान करना चाहता था, लेकिन इस बीच वह यह भूल गया कि यह कुछ मिनट भी खुशी की जान लेने के लिए काफ़ी थे। वह औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल सिर्फ अपने पति के इंतजार में गुजार दिए, हर पल वह मर मर कर जी रही थी, उसके लिए दोबारा यह सदमा बर्दाश्त करने लायक तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन अक्षत भी यह समझने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि खुशी से 1 मिनट भी दूर रहना उसके लिए इम्पॉसिबल था। और कहाँ तो उसने लगभग 10 दिन गुजार दिए थे खुशी के बिना। उसका पैसेंस भी अपने आप में काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। देखा जाए तो दोनों अपनी ही जगह पर दीवाने थे। यहाँ गलती भी कहीं ना कहीं खुशी की थी। माना कि रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, पर यह जानने के बावजूद कि अक्षत उसके लिए किस हद तक दीवाना है, खुशी को उसे भी अपने करीब आने का मौका देना चाहिए था।
अब हालात कुछ यह हो गए थे कि दोनों दीवाने एक बार फिर एक दूसरे के लिए तड़फ रहे थे और अपनी जान पर खेल रहे थे। अक्षत भी काफ़ी तेजी से गाड़ी हवा में उड़ाते हुए सड़क पर ले जा रहा था। वह भी काफ़ी रस ड्राइविंग करने लगा था और तभी अचानक ही उसने एक जगह देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह इकट्ठे हैं। यह मेन हाईवे था। एक दो लोग होते तो अक्षत को परवाह भी नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर ना चाहते हुए भी उसे अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा और वह तेजी से हॉर्न बजाते हुए चिल्लाकर बोला, रास्ता छोड़ो, क्या हो रहा है वहाँ? अक्षत की गाड़ी काफ़ी लग्जीरियस थी, जिसे देखकर ही लोग उसे अटेंशन देने लगे। तभी एक आदमी ने घबराकर कहा, सर आगे जाने का रास्ता नहीं है। आगे एक ब्लैक रोल्स रॉयस का एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़की थी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और यह सुनते ही अक्षत के पैरों तले जमीन निकल गई। रोल्स रॉयस लड़की? शेयर करें। दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान कमरा, जहां दो लोगों के गर्म सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। वहां एक लड़की की सिसकियों और कराहट की आवाज़ के साथ किसी लड़के के जोर जोर से हंसने और सांसों की आवाज़। फ्लोर पर बेदर्दी ढंग से पड़े हुए कपड़े इस बात को साफ जाहिर कर रहे थे कि कमरे में क्या हो रहा है। तभी वह लड़की, जो कि पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी, उसके होंठ कांप रहे थे, गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, कबीर प्लीज़ स्टॉप। जब से वापस आए हैं बस परेशान कर रखा है। अरे बाबा कहाँ ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझ पर दया कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह प्यार मेरी जान। प्लीज़ डोंट बाइट कबीर, हाउ डे यू। तुमसे कितनी बार कहा है आपने इन गुलाबी होठों से हर चीज़ का जिक्र करना, पर मुझसे दूर जाने का नहीं। बिकॉज आई कांट टॉलरेट दिस। तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती, मौत भी नहीं, समझी। और रही बात माफ़ी की, तो पिछले एक हफ्ते से इस बिस्तर पर तुमने मुझे जितना भी सेटिस्फाई किया है, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। और अब मैं तुमसे प्यार जता रहा हूँ तो तुम मुझे रोक रही हो। दिस इज़ नॉट फेयर अनु, यू नो ना, योर हब्बी लव्स यू। इतना कहकर कबीर उसे अपनी खतरनाक नज़रों से देखकर, मुझे सचमुच समझ नहीं आता तुम्हें आखिर क्या है जो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ सोचने या देखने नहीं देता। बस हर पल दिल में तुम्हारा प्यार और सांसों में तुम्हारे बदन की खुशबू, ख्यालों में तुम्हारा पहरा। 3 दिन, सिर्फ 15 दिन तुमसे दूर रहा हूँ, लेकिन इस दौरान ऐसा लगता है जैसे 3 जन्म गुजर गए। बड़े भैया ने अगर मुझे ज़बरदस्ती ना रोका होता और उनके बिहाफ पर रुद्र प्रताप सिंघानिया ने मुझसे रिक्वेस्ट ना की होती, तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। लेकिन वहाँ जाकर भी मुझे हर पल बस तुम्हारी याद आ रही थी। इसीलिए तो वहाँ का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैं यहाँ आने वाला था। बस किसी तरह फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल पर तुम्हें देखकर अपना दिल बहला रहा था। लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं। एक तो तुमने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और दूसरा तुमने CCTV कैमरे एक्सेस भी रिमूव करवा दिए। क्यों किया तुमने ऐसा? कबीर, कहते हुए अनु सिसक उठी, क्योंकि कबीर ने उसे दांतों से बाइट कर लिया था। अब अनु लगभग आंखों में आंसू लिए बोली, कहा ना आपसे की गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे नाराज़ थी। आपने 10 दिन का कहकर 15 दिन लगा दिए थे तो मुझे गुस्सा आ गया और मुझे मालूम था कि आपको अपने पास बुलाने का इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता था। बस इसीलिए छोटी सी गलती। अगर ऐसा है तो तुमने अपने आसपास उस इंग्लिश लड़के को भटकने भी कैसे दिया? तुम जानती हो ना, मुझे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि तुम्हारे आसपास मेरे अलावा कोई और नजर आए। तो क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो माय लव, क्या तुम भूल गई तुम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो? बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें बच्चों के आसपास आना अलाउड किया था। यह फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल था, तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा था और यह सोचकर कि छोटे छोटे बच्चे ही तो हैं, माय लव किसी दूसरे मर्द के कांटेक्ट में नहीं आएगी। इसीलिए जब तुमने मुझे अपना फैसला सुनाया था कि तुम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनना चाहती हो, तुमसे ज़्यादा मैं खुश था, क्योंकि इससे तुम्हारा मेडिकल करियर भी स्पॉइल नहीं होगा और मेरे दिल के अरमान भी रह जाएंगे। तुम्हारे आसपास किसी और को बर्दाश्त करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है माय लव। तुम अपने कबीर की दीवानगी अपने लिए अच्छे से जानती हो, इसके बावजूद तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के कारण मैं उस हॉस्पिटल डायरेक्टर को मौत के घाट उतारने वाला था, क्योंकि उसे बुद्धू को मैंने वार्निंग दी थी कि वह तुम्हारे आसपास भी किसी मेल स्टाफ को आने ना दे। मैं तुम्हारा कैबिन भी अस्पताल के टॉप फ्लोर पर रखा गया था
ताकि फालतू लोगों का वहाँ आना जाना हो ही ना। सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग के ठीक सामने अपने हेडक्वार्टर को बनाया, ताकि मैं तुम्हें दिन भर अपनी आंखों से देख सकूं, तुम्हारी खुशबू उन हवाओं में महसूस कर सकूं। पर तुमने क्या किया? हॉस्पिटल डायरेक्टर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके उस अंग्रेज को अपने साथ रख लिया, वह भी यह कहकर कि तुम उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट इंटर्नशिप में हेल्प करोगी। तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? क्या तुम्हें एक पल के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? बोलो माय लव। आ कबीर, कहते हुए अनु की पकड़ कबीर के कंधे पर कस गई। प्लीज़ कबीर, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनु की बॉडी सिहरती जा रही थी, तो वहीं उसके मीठे मीठे दर्द को देखकर कबीर ना में सिर हिलाते हुए होठों पर डेविल स्माइल के साथ बोला, कहा था ना तुमसे माय लव, अगर तुमने कभी भी कोई गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने कभी भी मुझसे दूर जाने की या अपने आसपास किसी को आने की इजाज़त दी तो मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर वह मीठा मीठा दर्द देकर सजा दूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगी। तुम्हें मज़ा आ रहा है या सज़ा मिल रही है? तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो माय लव। अब यह मीठा मीठा दर्द बर्दाश्त कर लो। भले ही मैं तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर अभी तुम्हारी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए जब तक मेरा दिल नहीं भरता तुम ऐसे ही मेरे नीचे पड़ी रहोगी, और मैं तुम्हें जी भरकर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाऊंगा, ताकि आगे से तुम यह गलती ना करो। अब चुपचाप ऐसे ही रहो, वरना यह हरकत और बढ़ जाएगी, फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझी? और यह रोना बंद करो। तुम्हें मालूम है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। ठीक है कबीर, आप मुझे सजा देना चाहते हो ना, तो दे दो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अरे वह मेरी कॉलेज की दोस्त का ब्रदर है, और मेरी फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके भाई को अपने अंडर लेकर उसे मेडिकल की ट्रेनिंग दूँ, और आपको उसे इतनी जलन करने की ज़रूरत नहीं है। वह गे है, उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट वह कॉलेज से ही मुझे अपनी सिस्टर मानता है, और उम्र में भी मुझे 3 साल छोटा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं, इसीलिए वह अब तक जिंदा है माय लव, वरना जिस तरह वह तुम्हारे करीब था, आई स्वेयर ही कैन नॉट सी द सन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तुम्हें क्या लगता है मुझे यह बात अब तक पता नहीं होगी? सब जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी गलती गलती होती है। तुम्हें अपनी दोस्त की रिक्वेस्ट याद आ रही है, पर अपने पति की रिक्वेस्ट नहीं। याद करो माय लव, मैं तुमसे क्या कहा था? कहते हुए कबीर की आवाज़ में एक तकलीफ थी, जिसे सुनकर अनन्या थोड़ी परेशान हुई। उसने बहुत याद किया जब वह पहली बार एक डॉक्टर के तौर पर हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही थी। कबीर ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह अपनी ही फैमिली यानी बजाज खानदान के अस्पताल के साथ कनेक्ट रहे, या फिर कबीर उसके लिए कपूर इंडस्ट्री के तौर पर एक नया हॉस्पिटल डिजाइन करके देगा। लेकिन अनन्या, जो कबीर के साथ साथ अर्जुन के भी बार बार कहने से इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी, क्योंकि वह स्पेशल अटेंशन से परेशान हो चुकी थी। दरअसल अनु के मायके यानी बजाज खानदान मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हुए दुनिया के नंबर 1 हॉस्पिटलों के मालिक थे। उनकी ब्रांच थी बजाज हॉस्पिटल। दुनिया के हर एक कोने में अपनी लग्जरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। इसके साथ ही कबीर ने अनु के लिए भी दुनिया के कई हिस्से में चैरिटेबल हॉस्पिटल ओपन करवाए थे। दरअसल अनु और कबीर की शादी के वक्त अर्जुन ने अपनी खुशी से अपनी बहन को अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दिया था, जो कि उसके मदर और फादर के नाम पर थी। इसकी वैल्यू हजारों करोड़ों में थी, लेकिन अनन्या और कबीर को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने यह प्रॉपर्टीज बजाज चैरिटी में दे दी थी, जो दुनिया में ऐसी जगह फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती थी जहां लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत थी। सोमालिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और भी न जाने कितने ही देश जहां लोगों को सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता था, जहां हर साल महामारी आई थी। बजाज फैमिली उन लोगों के लिए एक उम्मीद का चिराग थी। इसके बावजूद कबीर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी कई सारे चैरिटी में डोनेशन के लिए डाली थी। उसके कई लैंड जिस पर चैरिटी हॉस्पिटल तैयार थे, और यह सब वह अनु की खुशी के लिए करता था। इसीलिए दुनिया के हर हॉस्पिटल में अनन्या बजाज और कबीर बजाज की हद से ज़्यादा इज्जत थी। वह लोग जहाँ भी कदम रखते थे उन्हें स्पेशल अटेंशन मिलती थी, खास तौर से उन्हें अपने हॉस्पिटल में। बस अनन्या को यह चीज़ अब अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान की बात अलग थी, जब महक और अनु एक साथ अस्पताल में इंटर्नशिप करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ अर्जुन और कबीर के साथ साथ पूरा हॉस्पिटल उन दोनों के ख्याल रखने में लगा रहता था। एक पल के लिए अनु और महक अपनी मेडिसिन और खाना पीना भूल भी जाएं, लेकिन अस्पताल का हर स्टाफ मानो इस तरह से एक्टिव था कि उन्हें कुछ भूलने ही नहीं देता था।
शुरू शुरू में तो अनु और महक ने इसे बहुत एंजॉय किया, पर धीरे धीरे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बंधन में है। इसीलिए डिलीवरी के कुछ महीनों बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वह अपने हॉस्पिटल से ना जुड़कर किसी दूसरे अस्पताल के लिए काम करेंगी। हालांकि इसका यह फैसला अर्जुन और कबीर को पसंद नहीं आया, लेकिन अनु अपनी बात पर अड़ी रही। बस फिर क्या, ना चाहते हुए भी अर्जुन और कबीर को इस बात की इजाज़त देनी पड़ी। लेकिन कबीर हमारा सीक्रेट माफिया 30 मार खान और अपनी लव का सबसे बड़ा दीवाना, उसे यह बात कैसे बर्दाश्त होती कि उसका लव, उसका प्यार, उसकी अनु उसकी आंखों से दूर हो। बस फिर क्या, वह अपनी मोहब्बत के करीब रहने का अपना ही तरीका निकाल लेता है। उसने जिस हॉस्पिटल में उन्होंने ज्वाइन किया था, वहाँ के डायरेक्टर को अपनी साइड कर लिया और उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए कि अनु का फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर पर होगा, और क्योंकि वह एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उसके आसपास पेशेंट, बच्चे और उनकी मदर के अलावा कोई ना जाए। कबीर ने ज़्यादातर मेडिकल स्टाफ भी फीमेल ही ज्वाइन करने के लिए कह दिए। अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस अपने पास रख लिए। अस्पताल के बिल्डिंग के ठीक सामने अपने ऑफिस का हेडक्वार्टर बना लिया और अनु के फ्लोर के ठीक सामने वाले फ्लोर में उसका कैबिन था। वह दिन भर कभी तो बिनोक्यूलर तो कभी सीसीटीवी कैमरे के जरिए उसे स्टॉक करता रहता था। हालांकि इस बारे में अनु को भी बहुत अच्छे से पता थी, पर वह अपने पागल पति का कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कबीर उसे लेकर हद से ज़्यादा और प्रोटेक्टिव है। यहाँ तक कि उसने अपने बेडरूम में बाथरूम, यहाँ तक कि क्लोजेट रूम में दरवाज़ा भी फिक्स नहीं करवाया था। इन बातों को याद कर इससे पहले अनु कुछ समझती, उसने अपने सीने पर भारी सांसों को महसूस किया, इसके साथ ही कुछ गीला गीला, जिसे महसूस करते ही वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने अपने हड़बड़ाकर धीरे से अपनी नज़र झुकाकर देखा तो कबीर उसके सीने पर सर रखकर रो रहा था, और यह देखकर अनु को अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम सॉरी कबीर, मुझे पता है आप मुझे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे से यह गलती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। प्लीज़ मान जाइए, वरना मैं भी रो दूँगी। और अनु की बात सुनकर कबीर ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय लव। तुम्हारी आंखों में तकलीफ़ देखकर मुझे भी तकलीफ़ होती है, और सच कहूँ तो मैं तुमसे इसलिए नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि तुमने उस लड़के को अपने करीब आने दिया। भला मेरे लव को मुझे ज़्यादा कौन जानता है, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। मैं तुमसे नाराज़ इसलिए हूँ माय लव क्योंकि तुमने सीसीटीवी कैमरे को बंद करवा दिया था और मेरे फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, यह जानने के बावजूद कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मेरे लोग 24 घंटे तुम्हारे आसपास थे जो मुझे पल पल की खबर दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता। तुम इस बात को भूल सकती हो कि मैं एक माफिया हूँ, लेकिन मैं नहीं। अगर मेरे दुश्मन की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम नहीं जानती, मैं मर जाता तुम्हारे बिना। आगे से ऐसी गलती मत करना, कभी मत करना। मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। और कबीर की बातें सुनकर अनन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब उसने कबीर से माफ़ी मांगी तो कबीर एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करते हुए अपनी मोहब्बत का एहसास करवाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक आदमी ने घबराकर कहा, सर आगे जाने का रास्ता नहीं है, आगे एक ब्लैक रोल्स रॉयस की एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़की थी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और यह सुनते ही अक्षत के पैरों तले ज़मीन निकल गई। रोल्स रॉयस लड़की? कुछ पल के लिए दो अक्षत के अंदर मानो एक तूफान उमड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे अपनी सांस लेना भारी हो रहा था। उसका दिमाग ना चाहते हुए भी अनजान डर से घिर रहा था। जान, मेरी जान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कुछ नहीं हो सकता। यह कोई और है। हाँ, यह कोई और है। जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं दूंगा। अक्षत जल्दी से अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर की तरफ भागा और बेचैनी में लगभग सभी लोगों को धक्का देते हुए, हट जाओ, रास्ता छोड़ो। अक्षत लगभग सभी को धक्का देकर भीड़ के बीचों बीच आया तो सामने एक लड़की की लाश, जिस पर वाइट कलर की चादर कवर की गई थी और चारों तरफ येलो कलर की प्लास्टिक स्ट्रिप, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, क्राइम सीन, डू नॉट क्रॉस, प्लीज़। मौके पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहीं लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्टर वहाँ के फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, जो देखकर अक्षत का दिल धक से बैठ गया। ना चाहते हुए भी उसके हाथ और पैर कांपने लगे, उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखों में नमी आ गई
और वह लड़खड़ाते कदमों से किसी पागल पत्थर की मूर्त की तरह आगे आगे बढ़ने लगा। जान, जान प्लीज नहीं जान। अक्षत कुछ पल के लिए हार मान चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने से आवाज़ आ रही थी कि उसकी जान उसे इस तरह दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर को क्रॉस कर उस बॉडी के पास बढ़ा ही था, जब एक पुलिस वाले ने उसे रोकते हुए कहा, "ए कौन हो तुम और इस तरह अंदर कैसे चले आए? दिखाई नहीं देता, सामने पुलिस का बैरियर लगा हुआ है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चलो बाहर निकलो।" वह आदमी अक्षत को रोक रहा था, लेकिन अक्षत को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वह अपने कांपते हुए हाथों से उस बॉडी के चेहरे से कपड़ा हटाने को हुआ कि तभी वह आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए, "ए सुनाई नहीं दिया क्या? क्या कहा मैंने? हटो यहाँ से वरना!" कहते हुए उस आदमी ने अक्षत को जोर से धक्का दिया। अक्षत, जो कि पंजों के बल बैठा हुआ था और अपने होश में नहीं था, एक झटके में पीछे गिर गया। लेकिन इस वक्त उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसकी नज़र तो उस बॉडी पर ही टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, यह बॉडी होगी कोई अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, नशे में गाड़ी चला रही होगी, और क्या? तुम निकलो यहाँ से। फिर वह आदमी, जो कि एक इंस्पेक्टर था, सामने खड़े हवलदार को ऑर्डर देकर बोला, "हवलदार, लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गाड़ी का आरटीओ डिपार्टमेंट से डिटेल निकालो।" इतना कहकर पुलिस वाला वहाँ से जाने को हुआ और तभी कुछ लोग आगे आकर उस बॉडी को छूने ही वाले थे, जब अक्षत एकदम से होश में आया और अगले ही पल वह लोग हवा में झोंके की तरह लगभग 10-10 फुट पीछे गिरे हुए थे। उन सभी को तो समझ में नहीं आया आखिर उनके साथ हुआ क्या। अचानक अपने बदन में तेज दर्द महसूस कर उन सभी की चीखें निकलने लगी और तभी अक्षत, जो कि अपनी जगह पर किसी काले शैतान की तरह खड़ा था, गुस्से से अपनी नीली नज़र, जो कि इस वक्त लाल हो चुकी थी और उनमें आंसू थे, उन लोगों को घूरकर बिना कुछ बोले वापस उस बॉडी की तरफ चला गया और एक बार फिर अपने कांपते हुए हाथों से पंजों के बल बैठकर वह चादर हटाने को हुआ कि तभी वह पुलिस वाला गुस्से से दांत पीसते हुए अक्षत के करीब आते हुए बोला, "तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस वालों पर हाथ उठाए? तेरी तो..." इतना कहकर वह पुलिस वाला हवलदार के हाथ से डंडा छीनकर अक्षत के ऊपर अटैक करने ही वाला था, जब अक्षत, जिसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी उस बॉडी से नहीं हटी, एक झटके में अपना हाथ हवा में बढ़ाकर उस आदमी का गला पकड़ लेता है। वह पुलिस वाला, जो अक्षत के अचानक इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, अगले ही पल उसे अपने गले पर अक्षत के मजबूत हाथ का दबाव महसूस हुआ और वह जल बिना मछली की तरह तड़पने लगा। दरअसल यह पुलिस वाला शहर में नया था और नई नई वर्दी की गर्मी उसके सर चढ़कर बोल रही थी। शायद वह न्यूज़पेपर और आर्टिकल कभी देखा ही नहीं होगा। अगर देखता तो उसे अक्षत जिंदल के हैंडसम चेहरे से भी खौफ आता। हालांकि आसपास खड़े लोग भी अक्षत को बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि अक्षत, जो कि अपने बिखरे हुए काले बाल, जो कि उसके माथे से नीचे तक आ रहे थे, शर्ट के 2 बटन खोले हुए, थोड़ा पैंट के अंदर और थोड़ा पैंट के बाहर, दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी भी नहीं, क्योंकि वह तो लगभग 200 की रफ्तार से अपनी गाड़ी को उड़ाकर लाया था और जब तक अक्षत की सिक्योरिटी तैयार कर उसके साथ निकलते, अक्षत उनकी पहुंच से दूर निकल चुका था। बस कोई भी बिलियनियर इस तरह फटीचर हालत में सड़क पर क्यों आएगा? एक पल के लिए अगर उसकी लग्जरियस एक्सपेंसिव गाड़ी को इग्नोर कर दिया जाए तो कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कि यह इंसान, जो इस वक्त सड़क के बीचों बीच पागलों की तरह बैठा है, वह दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और माफिया की दुनिया का ब्लैक डेविल किंग है, जिसके नाम से भी शैतान कांप जाए, वह ब्लैक डेविल। अक्षत उस आदमी के गले पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी डीप और कोल्ड वॉइस में बोला, "तू अब तक जिंदा है क्योंकि डेविल मर रहा है। एक बार, बस एक बार यह चेहरा देख लूं, फिर ब्लैक डेविल अपनी जिंदगी या मौत खुद डिसाइड करेगा, तुझ जैसे मच्छर नहीं, समझा?" इन शब्दों को कहते हुए अक्षत की नज़र उस बॉडी पर ही टिकी हुई थी। तो अब वह पुलिस वाला, जिसको अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे, जब अक्षत ने एक झटके में उसका गला छोड़ दिया और धीरे से हाथ बढ़ाकर उस बॉडी के चेहरे से डरते डरते कपड़ा हटाता है और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बहने लगे और बेजान दिल की धड़कन धड़कने लगी। वह गहरी गहरी सांस लेने लगा तो वहीं वह पुलिस वाला, जो अक्षत की मजबूत पकड़ से छूटते ही जमीन पर किसी लाश की तरह बेजान सा पड़कर गहरी गहरी सांस ले रहा था और अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रहा था, उसे देखकर कोई भी बता सकता था
कि वह अभी मौत को छूकर टक से वापस आया है। कुछ पल बाद वह पुलिस वाला जैसे ही खुद को संभालता है, आसपास उसके टीम मेंबर उसे संभालने लगे। वह सभी अपने हैरान नज़रों से सामने बैठे उस खतरनाक शख्स को देख रहे थे, जिसका ऑरा ही बहुत ज़्यादा डार्क और कोल्ड था, जिसे देखते ही उन लोगों के पसीने छूट रहे थे। कि तभी वह पुलिस वाला इतनी सारी पब्लिक के बीच अपनी इंसल्ट होता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो चुका था और अगले ही पल अपनी रिवॉल्वर निकालकर अक्षत के ऊपर पॉइंट करते हुए बोला, गलती कर दी, गलती कर दी। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर पब्लिक के बीच हाथ उठाकर तूने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। हवलदार, पकड़ लो इसे और ले चलो इसके ससुराल, वहाँ मैं इसकी खातिरदारी अपने हाथों से करूँगा। इंस्पेक्टर ने तो ऑर्डर दे दिया था, लेकिन उसके लोग अक्षत की पर्सनैलिटी देखकर ही घबरा रहे थे। लोग आपस में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई अक्षत को बहुत ही बहादुर बता रहा था, तो किसी की नज़रों में वह बेवकूफ़ था जो पुलिस वाले पर हाथ उठाकर अपने लिए मुसीबत मोल ले रहा था। लेकिन अक्षत को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर तेजी से वहाँ से निकलने को हुआ कि तभी इंस्पेक्टर ने एक बार फिर कड़ी आवाज़ में अपने लोगों को ऑर्डर देकर कहा, सुना नहीं तुम लोगों ने? मैंने कहा इसे गिरफ्तार करो, वरना तुम सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दूंगा। भूलो मत, मैं इस शहर का नया एसीपी हूँ। अब इंस्पेक्टर की धमकी सुनकर ना चाहते हुए भी सभी हवलदार अक्षत का रास्ता रोक लेते हैं और थोड़ा घबराहट के साथ अपने हाथ में ली हुई हथकड़ी अक्षत के सामने करते हुए बोले, यू आर अंडर अरेस्ट। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में और वर्दी की इज्जत कर रहा हूँ, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो। इतना कहकर अक्षत उन सभी को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगा कि तभी पुलिस वाला उसका एटीट्यूड देख गुस्से से चिल्लाकर बोला, अरे देख क्या रहे हो, बेवकूफ़ हो, मारो इसे और इतना मारो कि इसके होश ठिकाने आ जाए। और यह सुनते ही वह सभी लोग एक साथ अक्षत को चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर देते हैं। तो वहीं अक्षत, जिसकी आंखों में तड़फ और बेचैनी थी, क्योंकि उसे अपनी जान को ढूंढने जाना था, क्योंकि यह बॉडी उसकी जान की नहीं थी, इस बात का सुकून उसके दिल में था। वह इन लोगों के साथ फाइटिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए अगले ही पल एक झटके में पुलिस वाले की गन छीनकर उसके माथे के बीचों बीच पॉइंट कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना अपने साथ साथ यहाँ खड़े हर इंसान की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और अक्षत की इस धमकी को सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर की हवा निकल गई। वह घबराकर जल्दी से अपना सर 2-3 बार ना में हिलाता है। हाँ ठीक है, जाओ, पर यह गन मुझे दे दो, यह सरकारी रिवॉल्वर है। ए रास्ता दो सर को जाने के लिए। वह आदमी तुरंत ही रास्ते से हट गए तो अक्षत उसकी गन उसकी तरफ वापस फेंकते हुए, समझदार हो, लेकिन मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, मारे जाओगे। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ा और पुलिस वाले का गुस्सा आ गया। वह अपनी गन पीछे से अक्षत के ऊपर पॉइंट कर देता है और दांत पीसते हुए मुंह बनाकर बोला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहां एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर अक्षत पर अटैक करने के लिए तैयार था, तो वहीं अक्षत तेजी से आगे बढ़ रहा था और तभी किसी ने एक झटके में उसे पीछे से बाहों से हक कर लिया। अक्षत अपनी ही जगह पर जम गया। कुछ सेकंड तो उसे लगे इस एहसास को अपने अंदर तक उतारने में, और अब उसकी बेचैन नज़र धीरे से अपने पेट के पास बाहों के उस घेरे पर जाती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में सुकून और आंसू एक साथ आ गए। और अब उसकी लड़खड़ाती आवाज़ ने कहा, जान। तभी उसकी पीठ से चिपका हुआ वह शख्स, जो कोई और नहीं बल्कि खुशी थी, अपनी आंखों में बेतहासा आंसू लिए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, अक्सू। और यह मीठी सी आवाज़ अपने कानों में मिश्री की तरह घुलती ही अक्षत एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुशी के हाथों पर अपने हाथ रख एक झटके में इस तरफ पलटा तो खुशी का मासूम चेहरा, जो कि आंसुओं से भीगा हुआ था, उसके सामने था, जिसे देखते ही उसके दिल में दर्द उतर आया। और तभी खुशी ने एक झटके में अक्षत के पैर पकड़ लिए और किसी भिखारी की तरह रोते हुए उससे लिपट लिपट कर बोली, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मुझे अब मत तड़फाइए, मैं आपके बिना मर जाऊंगी। मुझे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपकी सारी बात मानूंगी। आपको बच्चा नहीं चाहिए ना? मैं वादा करती हूँ मैं अपनी सर्जरी करा लूँगी। मैं कभी किसी और का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाऊंगी। अंश के लिए भी नैनी रख दूंगी, उसके पास भी नहीं जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके खिलाफ जाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है।
जिसकी सज़ा आपने मुझे पूरे 2 साल तक दी है अक्सू। और मैंने आपसे कोई शिकायत भी नहीं की, क्योंकि आपका हक था मुझसे नाराज़ होने का। मुझे इस बात का एहसास है कि आपका वापस लौटने पर भी मैं यहाँ पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। यह सोचकर कि आप मुझसे ध्यान हटाकर कुछ पल के लिए अपने बच्चे पर ध्यान लगाएंगे, आपका अटैचमेंट मुझे भटक कर अपने बच्चे पर जाएगा। पर मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अंश को एक्सेप्ट करने के लिए आपके ऊपर दबाव भी नहीं डालूंगी। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं करूँगी। आपके पैरों में दासी की तरह पड़ी रहूँगी, कभी भी अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी। लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। मेरी सांसों को आपकी ज़रूरत है अक्सू। आप 2 साल कहाँ थे, किसके साथ थे, मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे नहीं जानना, कुछ भी नहीं जानना। अगर आपका दिल किसी और पर आ गया है और अगर आपको अपनी जान की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे वह भी मंजूर है। आप उसे ले आइए, मैं उसकी नौकरानी बनकर जी लूँगी, आपको देख देख कर जी लूँगी, लेकिन आपसे जुदा होकर नहीं जी सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं दोबारा यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर जाना ही है तो इस बार इस जान की जान लेकर जाइए अक्सू, इसे जिंदा लाश मत बनाइए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाइए। खुशी फूट फूट कर रो रही थी और अपनी जान को अपने ही पैरों में गिरा हुआ देखकर अक्षत का दिल दर्द से छन्नी छन्नी हो रहा था। उसका दिल किया कि वह खुद को गोली मार ले, क्योंकि उसके पैरों में आज उसकी ज़िंदगी पड़ी है, वह भी उसकी कुछ बेवकूफ़ियों की वजह से। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं चाहा था। अक्षत की आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे कि तभी अचानक ही वहां एक गन शॉट की आवाज़ गूंज उठी। जान! अक्षत की आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे, क्योंकि वह अपनी जान को रोते हुए नहीं देख सकता था। खुशी को अपने पैरों में पड़ा हुआ देख अक्षत एकदम से घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम अपनी कांपती लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, जान, यह तुम कैसी बातें कर रही हो जान? तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के करीब? नहीं जान, कभी नहीं। अरे कोई अपनी रूह को, अपनी ज़िंदगी को धोखा दे सकता है क्या? जान, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, मेरा प्यार नहीं हो, बल्कि मेरी आत्मा हो। तुमसे जुदा होकर मैं जी लूँगा, यह कैसे हो सकता है जान? हाँ, मानता हूँ, वक्त और हालात से मजबूर होकर मैं तुमसे कुछ साल दूर रहा, नहीं लौट पाया मैं तुम्हारे पास। पर यह भी सच है जान कि उस वक्त में भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था, और यह तुम्हारी मोहब्बत ने ही मुमकिन किया है कि मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। मुझसे गलती हो गई जान, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बस तुम्हें अपने करीब लाने के लिए तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहा, ताकि तुम सबसे अपना ध्यान हटाकर मुझ पर अपना ध्यान लाओ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बेवकूफ़ी के कारण मेरी जान को इतना हर्ट होगा। मैं तुमसे कान पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ जान, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मुझे माफ़ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ मेरे पैरों में ना गिरो, यह मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुम्हारी जगह यहाँ मेरे दिल में है जान, मेरे सराखों पर है, मेरी धड़कन में है, मेरी सांसों पर है, मेरे जिस्म में ही नहीं बल्कि रूह के हर कतरे में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम बसी हो जान। अरे मैं तो गुलाम हूँ तुम्हारा। प्लीज़ मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो और अपने यह आंसू साफ कर लो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। कहकर अक्षत ने धीरे से अपने होठ खुशी के आंखों पर रखे और उसकी आंखों से बह रहे आंसू को अपने होठों से पीने लगा। अक्षत के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर खुशी की आंखें बंद हो गई, लेकिन वह अभी भी गहरी सांस ले रही थी। उसका बदन बुरी तरह कांप रहा था और उसकी पकड़ अक्षत के पैरों पर थी, जिसे अक्षत ने धीरे से अपने एक हाथ से छुड़ाकर अपने सीने पर रख लिया। जहाँ अक्षत घुटनों के बल खुशी के सामने बैठा था, तो वहीं खुशी भी पूरी तरह से बिखरी हुई सी हालत में बैठी थी, और उन दोनों को इस तरह देखकर आसपास के लोग पूरी तरह हैरान थे। और तभी खुशी ने धीरे से अपने कांपते हुए होठों से कहा, तो इसका मतलब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर गए तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, इस बार मैं आपका इंतजार नहीं करूँगी, बल्कि अपनी जान। इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत ने एक झटके में उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपनी आंखों में आंसू लिए अपना सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा मत कहो जान, वरना तुमसे पहले तुम्हारा अक्सू खुद को ख़त्म कर लेगा। मुझे नहीं चाहिए वह जिंदगी जो तुम्हारे बिना हो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा?
अरे तुम तो वह आसमां हो जो 24 घंटे मेरे सर पर छाया रहता है। इस आसमान से जुदा होकर मैं जाऊंगा भी तो कहाँ? जहाँ देखता हूँ, जहाँ रहता हूँ, जहाँ सांस लेता हूँ, यहाँ तक कि जहाँ आंखें खोलता हूँ, वहाँ तुम ही तुम हो। आंखें बंद होती है तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा ना कभी कुछ था, ना है और ना कभी होगा जान। आई लव यू जान। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें सचमुच बहुत तकलीफ दी है। इतना कहकर अक्षत ने खुशी को कस के अपने गले लगा लिया तो खुशी भी उसके सीने से लिपट गई। अक्षत अपनी आंखें बंद कर खुशी को अपने सीने में महसूस कर रहा था कि तभी खुशी के मुंह से निकली एक आह की आवाज़ से अक्षत की आंखें खुली। उसने हड़बड़ाकर खुशी को देखा। जान क्या हुआ? तुम इस तरह कराही क्यों? तुम ठीक तो? कहकर उसने जैसे ही खुशी को देखा अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। जान, यह क्या हुआ तुम्हें? यह तुम्हारे पैर दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, वह बस। और इससे पहले खुशी आगे कुछ कहती, अक्षत ने तुरंत उसके पैरों को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि खुशी के पैरों से खून बह रहा था। घर पर उसके पैर में कांच चुभ गई थी। इसके बावजूद वह अक्षत को रोकने के लिए पागलों की तरह बिना स्लीपर पहने ही भाग आई थी। अब अक्षत ने अपनी भीगी नज़र उठाकर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर सड़क की तरफ देखा जहाँ से खुशी आई थी, तो उसकी आंखें दर्द से बंद हो गई क्योंकि वह पूरा सड़क खुशी के पैरों के निशान से भर गया था। खून का लाल रंग जिन पर खुशी के फुटप्रिंट बन चुके थे। अक्षत का दिल अपनी जान को इतना दर्द में देखकर बुरी तरह तड़फ रहा था। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसका दिल किया कि वह अपनी जान दे दे, पर वह बेचारा यह भी नहीं कर सकता था, वरना उसकी जान को और तकलीफ होती। अक्षत ने तुरंत अपनी शर्ट निकालकर उसे फाड़कर खुशी के पैरों में बांधना शुरू किया। इस दौरान खुशी की आंखें दर्द से बंद हो गई थी। उसकी पकड़ अक्षत के कंधे पर कस गई तो अक्षत एक सेकंड रुककर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता है। उसे इस चेहरे पर इतना प्यार आ रहा था कि उसका दिल दर्द से भरने लगा था। कोई भला उसे इस हद तक कैसे प्यार कर सकता है कि उसके लिए अपने दर्द को भी इग्नोर कर दे। अक्षत ने जल्दी जल्दी खुशी के पैरों को बांधा और धीरे से उस पर किस करते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी। नहीं अक्सू, आपको। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, अक्षत ने एक झटके में खुशी के होठों पर होठ रख उसे किस करने लगा। अक्षत की इस एक्शन पर खुशी कुछ सेकंड के लिए हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल वह भी अपने हाथ अक्षत के गले में लपेट उसकी किस में उसका साथ देने लगी। और तभी उन दोनों का प्यार देखकर आसपास खड़ी पब्लिक जोर जोर से ताली बजाने लगी। अक्षत और खुशी इस बात से अनजान है कि वह दोनों यह लाइव टेलीकास्ट आसपास खड़े मीडिया अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। यह वही मीडिया वाले थे जो थोड़ी देर पहले पीछे हुए एक्सीडेंट की न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एक तड़कता भड़कता मसाला मिल गया था। इससे पहले वह लोग अक्षत और खुशी की फटीचर हालत को इग्नोर कर उनकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगाते हैं कि अगले ही पल पीछे खड़ा इंस्पेक्टर अपने होठों पर डेविल स्माइल लेकर बोला, इंस्पेक्टर शेखावत से पंगा लिया ना तूने बेवकूफ़ आदमी, और यहाँ लैला मजनू की तरह रोमांस कर रहा है। सैकड़ों लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करके तुझे लगता है तो हीरो बन जाएगा, तो तू गलत है। तुझे तो मैं, कहकर उसने अपने हाथ में ली हुई गन अक्षत के ऊपर फायर की, लेकिन वह बुलेट खुशी को लगने वाली थी क्योंकि खुशी की पीठ इंस्पेक्टर की तरफ से और अचानक ही वहाँ एक गन शॉट की आवाज़ गूंज उठी। जान! अक्षत की आंखें हैरानी से फैल गई, उसकी सांसें गले में अटक गई। वह घबराकर जल्दी जल्दी खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को कुछ नहीं हुआ था। उसने तुरंत अपनी नज़र उठाकर सामने देखा जहां राजीव अपने शोल्डर पर लगी हुई बुलेट को देख रहा था। उसके शोल्डर से लगातार खून बह रहा था और अगले ही पल उसने अपने जख्म को इग्नोर कर सामने सड़क पर बैठे हुए अक्षत और खुशी को देखकर थोड़ा घबराते लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, किंग क्वीन, आप लोग ठीक तो है ना? और इससे पहले अक्षत उसे कुछ जवाब देता, अचानक एक बुलेट इंस्पेक्टर के सर के बीचों बीच लगी और वह तुरंत ही जमीन पर धराशायी हो गया। यह देखकर अक्षत ने बुलेट की दिशा को फॉलो किया जहां सिवाय खड़ा था। वह तेजी से अपनी बंदूक वापस अपनी पॉकेट में रखते हुए सिक्योरिटी को ऑर्डर देकर बोला, यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। सभी सिक्योरिटी एक साथ तेजी से चिल्लाए और जल्दी जल्दी सभी कैमरामैन और आसपास खड़ी पब्लिक जो अपने मोबाइल फ़ोन पर लाइव और फोटो शूट कर रही थी और इंटरनेट पर वायरल कर रही थी, फिर उनके सभी चीज़ों को छीन लिया गया, कैमरे तोड़ दिए गए और सभी रिपोर्टर्स को पकड़कर वहां से ले जाया गया। अचानक इतने सारे सिक्योरिटी और लग्जरियस गाड़ियों को देखकर सभी पब्लिक हैरान थी
किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब दुबक्कर एक कॉर्नर में खड़े हो गए कि तभी अक्षत राजीव की फिक्र करते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और परेशान होकर बोला, राजीव, यह तुमने क्या किया? तुम्हें तो बुलेट। इट्स ओके किंग, हमारी फिक्र मत कीजिए। क्वीन को अपने साथ ले जाइए, उन्हें मेडिकल की ज़रूरत है। एंथोनी, किंग और क्वीन को फार्म हाउस पहुंचा दो। यह शब्द शिवाय के थे और उसके ऑर्डर को सुनकर एंथोनी जल्दी से अक्षत और खुशी के सामने आया। किंग, क्वीन, आप लोग मेरे साथ चलिए। वह तेजी से गाड़ी में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तो वहीं अक्षत और खुशी हैरानी से उन तीनों लोगों को देख रहे थे। तभी खुशी ने घबराकर उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन शिवाय, राजीव सर, उन्हें संभालिए, देखिए उनका कितना ब्लड लॉस। इट्स ओके क्वीन, एंड यू डोंट वैरी, मैं हूँ उसके साथ, आप लोग जाइए। इतना कहकर शिवाय राजीव को लेकर वहाँ से जाने को हुआ। तभी अक्षत, जो कि हैरानी से उन लोगों को देख रहा था, आज पहली बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोला, राजीव, यह तुमने अपने किंग और क्वीन के लिए एक बार तो क्या 100 बार भी अपनी जान कुर्बान करने की कसम खाई है उनकी टीम ने, और हमारे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा किंग, कभी नहीं। आह की आवाज़ के साथ राजीव दर्द से सिसक उठा तो शिवाय जल्दी से उसे संभालता है, राजीव संभल कर। तभी रुद्र जल्दी से खुशी और अक्षत के पास आकर बोला, अब यही बैठे बैठे हमारा मुंह देखते रहोगे या जाओगे भी? भूलो मत, यह सड़क है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। रुद्र डेविल कन्फ्यूजन से रुद्र शिवाय और बाकी लोगों को देख रहा था। फिर एक झटके में खुशी को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठाकर तेजी से एंथोनी की गाड़ी में जाकर बैठ गया। रुद्र, यह न्यूज और हमारा अंश। आज पहली बार अक्षत की आवाज़ में अंश के लिए भी फिक्र थी, जो समझकर, डोंट वेरी, हमारी टीम हैंडल कर लेगी, तुम फिक्र मत करो, कहकर रुद्र के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। इसके बाद एंथोनी तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए उन लोगों को फार्म हाउस की तरफ ले गया। तो वहीं अगले ही पल रुद्र ने किसी को कॉल कर ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी से वह सभी न्यूज और वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर फैल चुका था, डिलीट करने के ऑर्डर दिए। लेकिन अफसोस, जब तक वह लोगों से पूरी तरह सोशल मीडिया से हटाते, एक शख्स जो अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर बैठा अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, अगले ही पल उसके मोबाइल फ़ोन पर एक वीडियो सेंड होता है। उसने तुरंत वह वीडियो देखा तो उसका चेहरा गुस्से से डार्क हो गया। उसकी ब्राउन आंखों में खून उतर आया और हाथों की मुट्ठियां कस गई। वह दांत पीसते हुए अपनी नज़र सामने उठाकर देखता है, जहां उसके सामने कुछ 5 पीस ब्लैक सूट पहने कुछ लोग बैठे हुए थे। बीच में एक बड़ा सा ओवल शेप का सेंटर टेबल। सभी लोगों के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे और सामने लगे हुए एक बड़े से स्क्रीन पर वह लोग कुछ स्पेशल डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर कुछ सड़क शिप और लोगों की फ़ोटो नज़र आ रही थी। यह एक माफिया मीटिंग थी। विवान खन्ना का दिमाग खराब हो चुका था। वह अपने माथे पर उंगली रगड़ते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसका गुस्सा काबू नहीं हुआ, वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने को हुआ। आई एम सॉरी गाइस, पर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। इतना कहकर विवान खन्ना वहाँ से जाने को हुआ और तभी उसके सामने बैठा एक बूढ़ा शख्स, जो कि व्हील चेयर पर था, जल से सेट किए हुए हल्के सफ़ेद बाल, बदन पर 5 पीस ब्लैक सूट पहने, दांतों के बीच सिगार और सर पर एक हैट, उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, मास्टर विवान खन्ना, मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई, आप भूल रहे हैं, यह मीटिंग किसी इम्पोर्टेंट डील के लिए है और जब तक मैं इजाज़त ना दूँ यहाँ से कोई नहीं जा सकता। बेहतर होगा आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। आई होप मेरी बात को इग्नोर करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है। और उस बूढ़े शख्स की बात सुन विवान खन्ना के चलते कदम रुक गए। उसने धीरे से पलटकर उस बूढ़े शख्स को देखा और दांत पीसकर बोला, पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ आप लोगों के साथ इटली में बैठकर आप लोगों की यह रोज़ फालतू की बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। आप भूल रहे हैं फादर इन लॉ, आपकी बेटी और ग्रैंड चाइल्ड्स हिंदुस्तान में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुझे उनके पास जाना चाहिए? क्योंकि वैसे भी यहाँ जितने भी फैसले हैं उन्हें डिसाइड करने के लिए तो आप हैं ही। मेरी तो किसी बात में कोई सुलह ले ही नहीं रहे, तो मैं यहाँ रहूँ या नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भी आपको तो अपनी ही चलानी होती है, मैं तो सिर्फ डमी बनकर रह गया हूँ आपके सामने। लेकिन विवान खन्ना को यह मंजूर नहीं है, वे किसी और के नीचे दबकर काम नहीं कर सकता। अगर आपको मुझे अपने साथ काम करवाना है तो ढंग से मुझे पावर देकर करवाइए, वरना आई एम सॉरी। इतना कहकर विवान वहाँ से जाने को हुआ कि तभी वह आदमी होठों पर डेविल स्माइल लिए बोला, लगता है वीडियो फोटोज आपको अच्छी नहीं लगी दामाद जी।
जरा गौर से देखिए, उसमें सब कुछ क्लियर था या मैं आपको दूसरा भिजवाऊं? और यह शब्द सुनते ही विवान खन्ना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झटके से पलटकर उस बूढ़े शख्स की तरफ देखा। व्हाट डू यू मीन? यह सब आपने? तो उस आदमी के होठों की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा गहरी हो गई। उसने अपने हाथों की उंगलियों से इशारा किया तो आसपास बैठे सभी माफिया अपनी जगह से उठकर उसे ग्रीट करते हुए वहां से चले गए। अब व्हील चेयर पर बैठा हुआ बूढ़ा शख्स बढ़िया एटीट्यूड के साथ हाथ में लिए सिगार की कस लेकर बड़े ही स्टाइल के साथ उसका धुआं छोड़ते हुए बोला, एंटोनियो डी कोस्टा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली विवान खन्ना। तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा और अपाहिज हो गया हूँ तो दुनिया की खबर से बेखबर हूँ और तुम मेरी पावर का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से कर सकोगे? लाइक सीरियसली विवान खन्ना, शायद तुम्हें पता नहीं, शेर अगर बूढ़ा हो जाए फिर भी शेर ही रहता है। लोमड़ी की औकात ना तो उसके सामने जवानी में होती है ना बुढ़ापे में। मैं भले ही अपाहिज हूँ पर आज भी एंटोनियो डी कोस्टा के नाम का सिक्का पूरे इटली में चलता है। खबरदार जो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए विवान खन्ना। एंटोनियो डी कोस्टा किसी को बार बार मौके नहीं देता, तुम्हें दे रहा है क्योंकि तुम उसके दामाद हो। पर मेरे इस मौके को मेरी कमजोरी समझने की कोशिश मत करना, वरना अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो तुम्हें तबाह करने में भी 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। भूल गए किस कंडीशन में मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हारा सब कुछ ब्लैक डेविल के हाथ से बर्बाद हो जाने के बाद भी मैंने तुम्हें वापस खड़ा होने में मदद की, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे लिए वफादार रहो। मेरे बाद मेरी इस पोजीशन को संभालो क्योंकि दुनिया जानती है एंटोनियो डी कोस्टा शेर है तो उसका दामाद भी उसके लेवल का होना चाहिए। तुमसे पहले मेरी पसंद माफिया किंग ब्लैक डेविल था, शेर की तरह चालाक और शैतान की तरह खतरनाक। पर अफसोस मेरे लाख बार कहने के बावजूद उसने मेरी बेटी नीलम से शादी करने के लिए हाँ नहीं कही। पावर और पोजीशन का लालच देने के बावजूद उसे तो जैसे इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता था। फिर मुझे पता चला कि वह किसी लड़की से प्यार में पागल है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इतना ही नहीं, तुम खुद उस लड़की के पीछे पूरी तरह बावरे हुए हो। फिर मुझे पता चला उस लड़की के कारण तुम दोनों आपस में लड़ने मरने को भी तैयार हो। पर आखिरकार हुआ क्या? ब्लैक डेविल ने उस लड़की को हासिल कर लिया और तुम हाथ मलते रह गए। मुझे उन लोगों के बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है कि ऐसे लोग जो एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार हों, उनकी मोहब्बत के बीच में आने वाला बेवकूफ़ होता है। और डेविल ने तुम्हें कैद करके तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर ला दिया था। तुम बड़ी चालाकी से प्लेन से कूद गए थे, लेकिन इस हद तक घायल थे कि खुद को संभाल भी नहीं सकते थे। लेकिन मेरी नज़र हर पल तुम पर बनी हुई थी क्योंकि जितना मैंने द ग्रेट माफिया मास्टर विवान खन्ना को बारे में जाना था, वह कभी हार नहीं मानता। बस तुम जैसे ही ब्लैक डेविल के चुंगल से आज़ाद हुए, मैंने तुमसे मुलाकात की, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया और तुम्हें अपने साथ मिला लिया। फिर तुमने मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक किया और मेरी बेटी नीलम के लिए शादी का हाथ मांगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात से अनजान था? क्या सब सिर्फ तुम्हारी एक चाल है, पावर और पोजीशन हासिल करने के लिए? लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे अंदर वह कैपेबिलिटी और ओरा नज़र आया जो मुझे हमेशा अपने बेटे या फिर अपने दामाद में चाहिए था, जो मेरी ही तरह इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना राज कर सके। इसीलिए यह जानने के बावजूद कि तुम्हारे दिल में किसी और का राज है, मैंने तुम्हारी शादी नीलम से करवा दी। वैसे भी हम लोग जिस काली दुनिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ बीवी के अलावा दूसरी औरतों के साथ टाइम स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बीवी बीवी रहे और टाइम पास साइड में। लेकिन लगता है कि तुमने दोनों के बीच अंतर करना ही नहीं आता। इसीलिए मैं खुद तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ विवान खन्ना, वह लड़की तुम्हारे लिए टाइम पास है हो या कुछ और, उससे दूर रहो क्योंकि इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। पहली बात, वह माफिया किंग ब्लैक डेविल की बीवी है, उसकी मोहब्बत और उसका जुनून है जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी तबाह और बर्बाद कर सकता है। इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल तुम मेरे सामने खड़े हो। और दूसरी बात, नीलम मेरी बेटी है और दुनिया के हर बाप की तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए लॉयल रहे। प्यार और मोहब्बत का तो पता नहीं, शायद यह हम माफिया के लिए बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपनी वफादारी मेरी बेटी और मेरे लिए रखो तो बेहतर होगा। अगर वह लड़की तुम्हारी जिद है तो इस बात को एक्सेप्ट करो, वह तुम्हें हासिल नहीं होगी, इसीलिए उसे ख़त्म कर दो। और अगर तुमसे यह नहीं होता तो उसे दूर रहना। एंटोनियो डी कोस्टा, योर फादर इन लो, जो भी हो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जब आपको सब कुछ पता चल ही गया है तो मुझे नहीं लगता मुझे आपसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत है
एक बात कान खोलकर सुन लीजिए फादर इन लो, नीलम मेरी बीवी है और बीवी को किस तरह रखना चाहिए यह मुझे बहुत अच्छे से आता है। आपकी बेटी मेरे साथ खुश है और मैं उसकी ज़रूरत का हर ख्याल रख रहा हूँ, इसीलिए आज तक वह मेरी असली चेहरे और मकसद से अनजान है। बाकी मैं घर के बाहर क्या करता हूँ मुझे नहीं लगता इससे आपकी बेटी या आपको कोई भी मतलब होना चाहिए। ब्लैक डेविल के साथ मेरी दुश्मनी और उसकी बीवी के साथ मेरी जिद चाहे जो भी हो वह सिर्फ मेरी है। उसे हासिल करना है या ख़त्म करना है यह सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। बेहतर होगा आप इस मामले से दूर रहें। आपने अब तक जितनी बार भी मेरी स्माइली को ख़त्म करने की कोशिश की है बेहतर होगा उन कोशिशों को यहीं रोक दें। इसे मैं आपकी और आपकी सल्तनत की भलाई है। और रही बात पावर और पोजीशन की तो आप चिंता मत कीजिए, दुनिया पर राज करने के लिए विवान खन्ना किसी भी हद तक गुजर सकता है। स्माइली को मारने की यह आपकी पहली और आखिरी कोशिश होनी चाहिए फादर इन लो। दोबारा यह कोशिश मत करना क्योंकि मैं उसके ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर विवान खन्ना तेजी से वहां से चला गया और उसके जाते ही उसके फादर इन लो एंटोनियो डी कोस्टा के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ गए। अब उन्होंने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल मिलाया तो दूसरी तरफ शख्स को बताया, अंडरग्राउंड हो जाओ, उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है और इससे पहले कि वह तुम तक पहुंचे अपनी जान बचाओ। बट लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एंटोनियो डी कोस्टा का दामाद है, कुछ तो खास होगा ही। खैर जैसा कहा है वैसा करो। कहते हुए इटालियन माफिया लीडर एंटोनियो डी कोस्टा के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे कि तभी दूसरी तरफ वाले शख्स ने पूछा, और वह डेविल क्वीन, उसका क्या? आपने तो उसे मारने की कोशिश भी मत करना, बेमौत मारे जाओगे। उसका रखवाला उस तक पहुंच चुका है, ब्लैक डेविल लौट आया है और उसके रहते कोई भी उसकी क्वीन का बाल भी बाका नहीं कर सकता। बेहतर है तुम अपनी जिंदगी बचाओ क्योंकि वह जल्द ही तुम तक पहुंचेगा। इनफैक्ट अब तक तो उसे तुम्हारे बारे में मालूम भी हो गया होगा। और अगर यह सच है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम धरती में छुप जाओ या आसमान में वह तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। इसीलिए जहाँ जा सकते हो चले जाओ, हो सके तो कब्र में दफन हो जाओ, पर दोबारा मुझसे कांटेक्ट मत करना, समझे? अरे लेकिन सर, ओ शिट, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अब मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा, इससे पहले मेरी मौत। नहीं नहीं कहकर वह इंसान घबराया हुआ था, जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विवान खन्ना गुस्से से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और लगभग अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बेचैनी में सड़क के उस नज़ारे को याद कर रहा था जिसमें खुशी और अक्षत एक दूसरे को पैसेनेट होकर होठों पर किस कर रहे थे। और यह नज़ारा याद कर विवान खन्ना का खून खोल रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए खुद को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद झटके से अपनी ब्राउन आंखों को खोलता है जो कि डार्क रेड कलर की हो चुकी थी। और अब उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, ब्लैक डेविल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी स्माइली के, लेकिन पहले तो मुझे इस एंटोनियो डी कोस्टा को उसकी जगह दिखानी होगी। यह बूढ़ा, पहले तो मुझे लगा कि मैं इसे अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा, पर यह मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। लगता है इसे रास्ते से हटाना होगा क्योंकि इसके रहते हुए मैं वह हासिल नहीं कर सकता जो मेरी मंजिल है, ब्लैक डेविल, माफिया किंग पोस्ट और मेरी स्माइली। विवान खन्ना एक बार फिर अपनी आंखें बंद करता है तो उसकी बंद आंखों के सामने एक लगभग 7-8 साल की लड़की जिसने अपने बालों की खूबसूरत और क्यूट सी 2 चोटी बनाई हुई थी, वाइट फेरी स्टाइल फ्रॉक और हाथों में आइसक्रीम खाते हुए वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो वहीं उसके ठीक सामने बैठा एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 11-12 साल होगी, अस्पताल की बेंच पर बैठे रो रहा था। मॉम प्लीज डोंट लीव मी, आई कांट लिव विदाउट यू, प्लीज डोंट गो मॉम, प्लीज डोंट गो। कहते हुए वह बच्चा खुद को काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि वार्ड के अंदर उसकी मॉम, जिन्हें कैंसर की लास्ट स्टेज थी, का ट्रीटमेंट चल रहा था और उस छोटे से बच्चे को संभालने के लिए वहाँ कोई नहीं था। तभी वह लड़की आइसक्रीम खाते हुए अपनी बहती हुई नाक को अपने छोटे से हाथों से पोंछते हुए उस बच्चे के पास आकर बैठी। वीवू, तुम रो मत, आंटी को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यह लो आइसक्रीम खाओ, यह खाकर तुम्हें अच्छा फील होगा। और यह सुनकर वह बच्चा उस लड़की की तरफ देखकर बोला, स्माइली, मोम छोड़कर चली जाएगी। मैंने डॉक्टर की बात सुनी थी, मुझे बहुत डर लग रहा है स्माइली। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे, कहाँ चली जाएगी? हम उन्हें बांध कर रखेंगे वीवू और कमरे के बाहर ताला मार देंगे। चलो मेरे साथ, फिर वह कहीं नहीं जाएंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह छोटी बच्ची जिसे जिंदगी और मौत के बारे में कुछ नहीं पता था,
अपनी मासूमियत और क्यूट बातों से उस छोटे बच्चे को हिम्मत देने की कोशिश कर रही थी। उसकी आइसक्रीम पिघलकर उसके कपड़ों पर गिर रही थी, तो वहीं वह बच्चा उसकी मासूमियत पर सर झटक कर रह गया और अचानक ही रोते हुए उस छोटी बच्ची के गले लग गया। स्माइली, काश ऐसा करने से मोम रुक जाती। तुम्हें मालूम है, मैं जिंदगी में जिसे भी चाहता हूँ वह मुझसे दूर हो जाता है। आज जब मुझे सबकी ज़रूरत है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरे पास। सलोनी भी छोटी सी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। स्माइली, तुम बहुत अच्छी हो। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी। बड़े होकर मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और अपने साथ ले चलूँगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? यह सुन वह छोटी सी बच्ची, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मुंह बनाकर अपनी आइसक्रीम देखते हुए बोली, साथ चलोगे? कहाँ? आइसक्रीम खाने? क्या तुम मुझे बहुत सारी आइसक्रीम लाकर दोगे? बोलो, जैसे मेरी माँ देती है। यह सुनकर इतने दुख के बावजूद उस लड़के के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह अपना रुमाल निकालकर उस छोटी सी लड़की की बहती हुई नाक को पोंछकर बोला, बदमाश लड़की, नाक बह रही है तुम्हारी, फिर भी आइसक्रीम की रट लगाई हुई हो। जब देखो तब आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, गला खराब हो जाएगा। क्यों खाती हो इतनी आइसक्रीम? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीवू। तो तुम बताओ, तुम मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट दोगे? उस बच्ची ने अपनी टिमटिमाती आंखों से उस लड़के को देखते हुए पूछा। इसके बाद वह लड़का मुस्कुराते हुए प्यार से उसके दोनों गाल खींचकर चूमते हुए बोला, हाँ दूंगा, बहुत सारी लाकर दूंगा, पूरी की पूरी फैक्ट्री लाकर दूंगा। बस तुम वादा करो कि तुम मेरी साइड रहोगी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। यह सुनकर छोटी बच्ची के होठों पर मुस्कान आ गई और वह जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए, पक्का प्रॉमिस, फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम। इन बातों को याद करते हुए विवान खन्ना की ब्राउन आंखें, जो कि रेड हो चुकी थी, में नमी और कुछ इमोशंस आ गए। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, तुम अपना वादा भूल गई स्माइली? तुम मुझे छोड़कर किसी और की कैसे हो गई? यह तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उस अक्षर जिंदल और उसके खानदान ने मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं भी उससे सब कुछ छीन लूँगा और तुम्हें वापस हासिल करूँगा। यह मेरा वादा है तुमसे। इतना कहकर विवान खन्ना थोड़ी ही देर में एक बड़े से विला के सामने आकर रुका और तेजी से उस विला के अंदर गया, जहां एक लगभग 19-20 साल की लड़की, जिसने अपने चेहरे को एक हुड्डी से कवर कर रखा था और दीवार की तरफ चेहरा किए हुए दीवार पर लगी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट को देख रही थी, जिसमें खुशी अक्सर उसके ठीक दूसरी तरफ विवान खन्ना, एक बूढ़े आदमी और औरत की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं एक लगभग 16-17 साल की खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर थी, जो मुस्कुराकर अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही थी। उन तस्वीरों को देखते हुए उस लड़की के चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, आ गए आप? काफ़ी जल्दी याद आ गई मेरी। और यह सुनते ही विवान खन्ना के चलते हुए कदम रुक गए। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अक्षत खुशी को अपनी बाहों में लिए हुए बिस्तर पर बैठा था और प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था।